वॉइस वॉइस क्लियर है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कोई है नहीं तो आगे बैठो यार, पीछे क्यों बैठ रहे हो? किस कॉलेज से हो तुम? बैठो बैठो बैठो। तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तुम थोड़ा, हाँ तुम उधर चल रहे हो, इसको आगे आने। चलो, तो कल देखो क्या क्या समझा दिए थे, क्या क्या समझा दिए थे बेटा कल? कुछ याद वाद है? चलिए देखिए, चलो बेटा देख लो, समझ लो, ठीक है। देखो, किस कॉलेज से हो तुम? MGPG से हो? आकांक्षा मैम पढ़ाती हैं? आकांक्षा मैम पढ़ाई थी पिछली बार? चलो देखो समझना बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना, एकदम सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो, BSc सेकेंड ईयर में है ना, BSc सेकेंड ईयर में हम लोग जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो है थर्मल फिजिक्स, ठीक है ना, थर्मल फिजिक्स। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप सिलेबस देखेंगे थर्मल फिजिक्स का, कल हमने काफ़ी कुछ ऐसे इधर उधर बताया था, ठीक है, आज काम की बात करते हैं। जब सिलेबस आप देखेंगे थर्मल फिजिक्स का, तो थर्मल फिजिक्स का सिलेबस में जो पहला चैप्टर आपका है वो है बेटा क्या? वो है हमारा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक एक चीज़, बस अभी सुनिए आज, बस अभी यहाँ सुनिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है बेटा हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है दूसरा चैप्टर बाबू? इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तीसरा हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। तीसरा हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, है ना बाबू? क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, ठीक है। और चौथा हमारा चैप्टर है, काफ़ी लंबा नाम है उसका, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, तो इसको MTDR कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं? MTDR कहते हैं, ठीक है। चलिए, पांचवा है हमारा, पांचवा है कंडक्शन। आप सिलेबस में देखेंगे तो शायद कंडक्शन लास्ट में है, पर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, कंडक्शन। उसके बाद है बेटा हमारा रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है। फिर हमारा क्या है, एक लास्ट में एक चैप्टर हमारा है क्रायोजेनिक्स। क्या है बाबू? बहुत दिन के बाद चौक से लिखना हो रहा है ना, तो लिखना हो नहीं पा रहा है, क्रायोजेनिक्स। बहुत दिन के बाद चौक चलिए ना, वरना ऑनलाइन ही चल रहा था तो, ठीक है, क्रायोजेनिक्स, ठीक है ना। हम ऊपर लिख देते हैं यार, क्रायोजेनिक्स समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। 7th वाला जो है वो हमारा क्या है? क्रायोजेनिक्स, ठीक है। तो ये हमारे 7 यूनिट हैं टोटल। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब एक एक चीज़ ध्यान समझिएगा। अब देखिए अप्रोच क्या होता है, जैसे टीचर जब आपको पढ़ाएगा कॉलेज में, तो टीचर शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। टीचर शुरुआत ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पर हम लोग ऐसे शुरुआत नहीं करेंगे, हम लोग शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे इससे, थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी से, ठीक। तो हम लोग के लिए पहला चैप्टर क्या है? सिलेबस भले ऐसे दिया है, पहला चैप्टर क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। दूसरा चैप्टर क्या है बेटा? MTDR। तीसरा चैप्टर क्या होगा? कंडक्शन। चौथा क्या होगा? रेडिएशन। और उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। छठवां क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ स्टेट। और लास्ट में टाइम बचता नहीं है, तो क्रायोजेनिक्स पढ़ाते हम नहीं हैं, ठीक है। ये भी हम बता दे रहे हैं आपको, क्यों नहीं पढ़ाते हैं उसका रीज़न है, क्रायोजेनिक्स में जो भी थ्योरी आपको पढ़नी होती है वो सारा का सारा MTDR में ऑलरेडी क्या हो चुका है? कवर हो चुका होता है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक्स से एक क्वेश्चन आता है, अगर आता भी है तो, और वो 4 पेज का होता है, पूरा ऐसे होता है, समझ लीजिए आप। क्रायोजेनिक्स में 3-4 टॉपिक हैं, वो पूरा ऐसे। क्रायोजेनिक्स का एक और नाम होता है, आप पढ़ेंगे कभी आगे समझा, लो टेम्परेचर फिजिक्स इसको कहते हैं, लो टेम्परेचर फिजिक्स कहते हैं इसको। ध्यान से समझना बाबू, सिलेबस अगर आज समझ में आ जाएगा, कोई पढ़ाएगा आपको, चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। क्रायोजेनिक्स को क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर फिजिक्स कहते हैं। तो लो टेम्परेचर पे मटेरियल हमारा कैसे काम करता है वो हम किस में पढ़ते हैं? क्रायोजेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक। तो इतना ही बहुत होता है,
लास्ट में बच्चों को हम क्या कर देते हैं, इसकी पीडीएफ दे देते हैं, बच्चों से कहते हैं पढ़ लेना। फिर बच्चा आता है कहता है सर समझेंगे कैसे, तो हम कहते हैं समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, एमटीडीआर जो आपने पढ़ा है उसी की थ्योरी इसमें क्या कर जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है, तो समझने में इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। और बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं हैं। उसका रीज़न है भाई आप एग्ज़ाम देते हैं, फर्स्ट ईयर में तो खैर आपने एग्ज़ाम दिया नहीं, ये भी एक समस्या है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आप एग्ज़ाम दिए होते तो आपको लिखने की प्रैक्टिस हुई होती। और लिखने की प्रैक्टिस, देखिए पढ़ना साल भर और एग्ज़ाम में 3 घंटे में लिखना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। साल भर बच्चे कोचिंग करते हैं, बीएससी में अगर आपने एडमिशन लिया है, आप मान के चलिए 98% बच्चे जो होते हैं वो कोचिंग करते हैं, 98% बच्चे कोचिंग करते हैं। और पास कितने होते हैं, 25 से 30% बच्चे पास होते हैं, या बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए 40 कर दीजिए, ये मैक्सिमम लिमिट है 40% मैक्सिमम। बहुत अच्छा कोई कॉलेज है तो 50, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। तो रीज़न क्या है भाई, साल भर बच्चा पढ़ता ही है कोचिंग, रीज़न क्या है, रीज़न ये है पढ़ना और एग्ज़ाम में लिखना दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग को लिखने की प्रैक्टिस हुई है नहीं, तो इस वजह से एक ड्रॉबैक आप लोग के साथ है, ठीक है, ये ड्रॉबैक आप लोग के साथ है। और एक चीज़ और आपको बता दें, सेकेंड ईयर में जब बच्चा पढ़ने आता है, देखिए फर्स्ट ईयर में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स स्कोरिंग होती है। क्यों स्कोरिंग होती है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में मैकेनिक्स आपने पढ़ा है, वेव ऑसिलेशन आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ा है, वो जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उनमें सबका सब डेरिवेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जहाँ डेरिवेशन ज़्यादा होता है, डेरिवेशन मतलब जहाँ पे मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है, वो पोर्शन फिजिक्स का क्या होता है, स्कोरिंग होता है। पर जो सेकेंड ईयर आपका होता है ना, सेकेंड ईयर में कई सारी चीज़ें थ्योरेटिकल होती हैं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में फिजिक्स उतना स्कोरिंग नहीं होता है। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स मुश्किल होती है, सेकेंड ईयर की फिजिक्स आसान होती है। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स मुश्किल होती है पर स्कोरिंग होती है, सेकेंड ईयर फिजिक्स आसान होती है पर उतनी स्कोरिंग नहीं होती है। अब क्या करना पड़ेगा, अब बेटा सिलेबस में से हमको वो चैप्टर चूज़ करना पड़ेगा जो ज़्यादा क्या है, स्कोरिंग है, जिसका वेटेज क्या है, ज़्यादा। भाई आप ऐसे समझिए, आपको एग्ज़ाम में 9 सवाल दिए जाते हैं, 9 में से एग्जामिनर कहता है भैया कोई 5 कर दो, कोई 5 कर दो, ठीक। एक कंपलसरी आता है, कंपलसरी में से एक आप हटा दीजिए, तो 8 में से 4 का ऑप्शन आपके पास रहता ही रहता है। भाई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करना है, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आता है, तो 4 4 8 हो गया, 4 में से 2 करना है, 2 1 में से 2 1 में से 4 हो गया। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो 8 में से 4 क्वेश्चन करना होता है आपका। अब वो 4 क्वेश्चन आप कौन सा चूज़ करेंगे, भाई ज़्यादा स्कोरिंग होगा वही तो चूज़ करेंगे आप, बात समझिएगा। ये 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऐसा क्वेश्चन चूज़ कर लिया जिसमें सिर्फ थ्योरी थी, डेरिवेशन नहीं था, नंबर आपको क्या हो जाएगा, कम मिलेगा, बात समझिएगा। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम में। नंबर परसेंटेज का डिफरेंस क्यों आता है, इसी वजह से आता है। भाई पढ़ते तो सब लोग हैं, किसी का 70% आता है, किसी का 85% आता है, कोई फेल हो जाता है, जो फेल हो जाता है उसकी बात तो छोड़ दिए, पर जो परसेंटेज का जो डिफरेंस होता है वो इसी वजह से आता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको लगता है यार इजी है, लो इसको पहले कर लेते हैं, उसी चक्कर में फंस जाता है मामला, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं, ये सीक्वेंस आपके सिलेबस का है, इस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं और इसी सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अपना दिमाग आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एक तो वैसे भी दिमाग है नहीं आप लोग पास, ऊपर लगाएंगे नहीं, ठीक है। अपना दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना है। जिस सीक्वेंस में हम चैप्टर उठा रहे हैं उस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना। मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे, सेक्शन ए आपके सामने आया, अब सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो पहला क्वेश्चन इसी से होगा, थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी से, क्योंकि वो हम आपसे कह रहे हैं उसी से अटेम्प्ट करिएगा। क्यों, क्योंकि डेरिवेशन इसमें है, ये स्कोरिंग होता है और इसका वेटेज भी ज़्यादा है। थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी से आपको कम से कम 2 से 2.5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, अब बहुत होता है 2 से 2.5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एमटीडीआर से कर दीजिए, ठीक है, आधा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आप किससे करेंगे, कंडक्शन से, फिर किससे करेंगे, रेडिएशन से, ठीक। इतने में ही आपका ये कवर हो जाएगा 4 क्वेश्चन। हाँ, 2.5 क्वेश्चन का मतलब ये कि सेक्शन ए में समझिए पहले, सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए है और ये क्या है बेटा, सेक्शन बी। ये भी आप समझ लीजिए, पहले पेपर आपने दिया नहीं ना, इसलिए आप लोग को डाउट है कि 2.5 क्वेश्चन का मतलब क्या है। 2.5 क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 क्वेश्चन इसमें आ गया। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, क्वेश्चन नंबर
6 का A 6 का B, 7 का A 7 का B, 8 का A 8 का B, 9 का A 9 का B। तो एक क्या समझ में आ रहा है आपको, सेक्शन ए से फुल क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उसी आधे पार्ट की बात हम कर रहे हैं, 2.5 क्वेश्चन। बात समझिए आप, उसी आधे पार्ट की हम बात कर रहे हैं। मिला देने पे फुल क्वेश्चन, एक पार्ट आधा क्या होगा, 2.5 क्वेश्चन हो गया। बात समझ आ रही है ना। तो सेक्शन, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, सेक्शन ए बच्चे निकाल ले जाते हैं, सेक्शन बी में फंस जाते हैं। अब मान लीजिए सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 का ए आ गया थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी से, 6 का बी आ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तब अब फंस गया ना। इसलिए पूरा सिलेबस मोस्टली क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, ये जिस साल हम लोगों ने बीएससी का एग्ज़ाम दिया था 2010-11 में, उसी साल से ऐसा हुआ था और उस साल बहुत बच्चे फेल हुए थे। सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज में 400 में सिर्फ और सिर्फ 60 बच्चे उस साल पास हुए थे, सिर्फ और सिर्फ 60 बच्चे। क्यों? पूरा पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया था बीएससी फर्स्ट ईयर में, पूरे बीएससी का पैटर्न ही चेंज हो गया था, है ना, पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया था बीएससी वहाँ से एमएससी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो पूरा समझिए पैटर्न ही चेंज हो गया था। तो भाई नया पैटर्न बना था, बच्चों को समझ में नहीं आया। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ऐसे डिवीज़न नहीं होता था, ये 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन फुल आता था, कोई 5 आप कर दीजिए, ठीक है। उसी साल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, तो बच्चे फिर फेल हो गए। समझ में नहीं आया बच्चों को, बच्चे फंस गया ना भाई 6। अब मान लीजिए कि हमने कोई चैप्टर छोड़ दिया है, उसी से क्वेश्चन फंसा दिया, तो अब होगा क्या कि भाई 6 का ए अगर कर रहे हैं 6 का बी भी करना पड़ेगा। अब 6 का बी अगर हमको नहीं आ रहा है तो मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ 6 का ए अटेम्प्ट करने के बाद, क्योंकि करना तो 4 ही है ना भैया। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको 6 का ए 6 का बी करना पड़ेगा, भले ही आपको 6 का ए आ रहा हो 6 का बी ना आ रहा हो, वो अटेम्प्ट आपका वेस्ट हो गया। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि 6 का ए कर दिए 7 का ए कर दिए, तो काउंट नहीं होगा आपका, वो 2 अटेम्प्ट फिर चला जाएगा आपका। बात में समझ आ रही ना। इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, और यही सब चीज़ बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने नहीं सीखी। बीएससी फर्स्ट ईयर में सब चीज़ आपने नहीं सीखी। बीएससी पास होना इसीलिए मुश्किल होता है, 40% का क्राइटेरिया क्यों, इसी वजह से है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं करना क्या है। समझ आ रही बात ना। तो वो आपको सोचना नहीं है, वो हम सोच लिए ऑलरेडी, ठीक है ना, वो आपका काम नहीं है। आपको बस करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे बताया जा रहा है वैसे ही फॉलो करिए, अपना दिमाग नहीं लगाना आपको, वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। पढ़ते पढ़ाते हम लोग इतनी रिसर्च कर चुके हैं कि पता है कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन आना, कैसे अटेम्प्ट करवाना है बच्चों को, ये भी हम बता देते हैं, या वो कोई नहीं बताएगा, ये हम बता देते हैं भैया किस चैप्टर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अब कहने को क्रायोजेनिक्स बहुत आसान लगेगा, इससे है, टोटल इससे है, खाली कहानी होती है उसमें, एक फिगर बना दीजिए बड़ा सा और आसान, तो आसान लगता है पर स्कोरिंग नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको आसान लगेगा पर स्कोरिंग नहीं होता है, थ्योरी होती है उसमें। वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ सिस्टम में खाली थ्योरी है, खाली कहानी है। देखिएगा 2 से 3 दिन का चैप्टर होता है, ये 2 से 3 दिन का चैप्टर है, बस इतना छोटा चैप्टर होता है, डेरिवेशन है नहीं इसमें, खाली कहानी है बस। एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ाते हैं और गिन के 5 टॉपिक है इसमें, गिन के 4 या 5 टॉपिक है इसमें, एक दिन में 2 टॉपिक खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, ठीक है, कि सबसे जो बड़ा क्राइटेरिया है, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगा वो यही आएगा कि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करने आना चाहिए एग्ज़ाम में, कि भैया कौन सा क्वेश्चन हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। वो आप डिसाइड करेंगे, पेपर और नहीं डिसाइड करें। हमारे पेपर बहुत टफ आ गया तो बात दूसरी है, तब तो भाई बात दूसरी है कि पढ़ना तो सारा ही है, पढ़ना तो 6 यूनिट कंप्लीट है, ठीक है ना, पढ़ना 6 यूनिट कंप्लीट है, पर अटेम्प्ट आप कौन सा करेंगे, अटेम्प्ट आपको इसी सीक्वेंस में करना है, ठीक है ना। अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होगा। मान लीजिए पेपर बहुत टफ आ गया है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर बहुत टफ आपका नहीं आता, पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, पेपर आप कर सकते हैं। और ये बात मान भी लीजिए, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो 8 में से 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कितना भी टफ पेपर आ जाए। वो साइकोलॉजी होती है हमारी कि हमको वही क्वेश्चन दिखता है जो हमको नहीं आता है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, रिलैक्स होंगे, तो आपको 8 में 4 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे पेपर में, जो आपकी गाड़ी क्या करते हैं, पार लगाते हैं। पर अगर आप पूरा सिलेबस पढ़े हैं, पेपर मॉडरेट लेवल का है, तो आपको इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस क्या करने हैं बेटा, अटेम्प्ट करने हैं। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से, इसमें कोई इब्बट मत करिएगा, ठीक है ना। देखिए ना आता है पर उतना टाइम नहीं रहता है ना। अब तुम ये तो करोगे नहीं कि 8 में से 8 कर दोगे और लिखोगे नीचे कोई 4 आप चेक कर सकते हैं,
इतना तो है नहीं कि तुम लिख दोगे, कोई चार आप चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई उसका। उससे मतलब नहीं होता है वो, कोई देखिए MCQ में ऑप्शन था क्या 50 से ऊपर आप कर सकते थे क्या? तो MCQ में तो 50 से ज़्यादा का मार्किंग ही नहीं हो सकता ना, OMR शीट में तो 50 से ज़्यादा आया नहीं होगा। नहीं तो टिक थोड़ी करना था, OMR बबल करना था ना, तो 50 से ज़्यादा लेगा ही नहीं वो, उसमें 50 से ज़्यादा लेगा ही नहीं वो। ना ना, ऐसे कैसे हो सकता है? 50 से ज़्यादा लेगा ही नहीं वो, कंप्यूटर चेक ही नहीं करेगा, उठाएगा नहीं 50 से ज़्यादा। 100 था तो 50 से ज़्यादा वो लेगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा तुरंत। वो कंप्यूटर है, हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट, हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, पर हम लोग ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी लेवल है। जैसे मान लो कोई टीचर कॉपी चेक करता है तो छोड़ देता है, चलो ठीक है बच्चा कर दिया। कंप्यूटर नहीं छोड़ता, कंप्यूटर के लिए सब बराबर है। इंसान भेदभाव करते हैं, मशीन भेदभाव नहीं करती है कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आप एक काम करिए, पहले इसको लिख डालिए एक पेज पे कि पहले क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, फिर MTDR, फिर कंडक्शन, फिर रेडिएशन, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट, फिर क्रायोजेनिक्स। इसको पहले आप लिख डालिए कि सिलेबस का जो हमारा पैटर्न होगा, जो अप्रोच होगा, बेसिकली यही हमारा गेम प्लान है। इसी को गेम प्लान कह रहे हैं, यही हमारा गेम प्लान है। गेम प्लान क्या कि इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। पहले थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, फिर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, फिर कंडक्शन, फिर रेडिएशन, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है ना? चलिए सीक्वेंस में पहले लिख डालिए किसी एक पेज पे, और कोशिश करिए कि यहीं का यहीं नोट्स बनाइए। घर पे जाके बनाने का टेंशन नहीं, घर पे जा करके मैथ्स किया जाता है प्रैक्टिस, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो लिखा जाता है, जो बनाया जाता है वहीं बनाया जाता है। घर पे जाके मैथ्स पढ़िए आराम से। और एक चीज़ और करना है आप लोग को, डेली का डेली जो पढ़ाया जाएगा उसको घर पे जाके 10 मिनट आप रिवाइज़ करेंगे, और मेरे आने से पहले अगर आपके पास टाइम है आप 10 मिनट उसको क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। ठीक है ना? जो भी आपके पास समय मिलता है। रिवीजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी आप बस रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, फिर जब टाइम आएगा हम आपसे बताएंगे, तब लिख करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। टेस्ट वेस्ट आप लोग का शुरू हो जाएगा, लिख के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। पर अभी आप लोग को शुरुआती फेज़ में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, समझना है। पहले समझिए, पहले पढ़ना क्या है, पहले ये जानिए पढ़ना क्या है, उसके बाद आप पढ़ लेंगे। BSc की पढ़ाई देखिए, टेस्ट मैच होता है, 2020 नहीं होता है कि उतरे आप दे दनादन मारना शुरू कर दिया। टेस्ट मैच है ये, कुछ बॉल आपको रोक के खेलनी पड़ेगी, कुछ बॉल पे आप अच्छा शॉट मारेंगे, कुछ बॉल पे हो सकता है अपील भी हो जाए आपके खिलाफ, तो बच के रहना पड़ता है इसमें। ये 2020 नहीं है कि उतरते ही मारना शुरू कर दिया आपने, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको सिलेबस को। और कोई डाउट हुआ करे तुरंत पूछ लिया करिए। देखिए सब बात कोई बताएगा नहीं आपसे, ये सब सोचा जाता है कि बच्चों को पहले से पता होगा, पर हम जानते हैं बच्चों को पहले से पता नहीं होता है, क्योंकि बच्चा पढ़े याद करे कि प्लान बना नहीं। तो अगला चैप्टर ऐसे ही आपको पता रहेगा कि अगला चैप्टर कौन सा होगा, और यही नहीं आपको पता भी होगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है। और जगह जो बच्चे पढ़ते हैं वो MTDR को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, पर आप करेंगे इससे क्वेश्चन, मेरी गारंटी आप इससे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्वेश्चन सही भी करेंगे आप। बहुत स्कोरिंग होता है सब। नॉर्मल बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं MTDR, थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, वो फंसते हैं। MTDR तो नहीं करते, MTDR में फंसते हैं बच्चे, पर आप नहीं फंसेंगे, तो मेरी गारंटी है। बस फॉलोअप करते जाइए एक चीज़, और मेरी बात सुनते जाइएगा। जब आप सुनेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और सुनने की आदत डालिए थोड़ी। ठीक है, हो गया भैया? चलिए मिटाते हैं। देखिए चलिए ध्यान से कुछ चीज़ समझिएगा। देखिए BSc पास होना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस सही अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा प्लान करना पड़ता है बस। और एक ड्रॉबैक तो आप लोग के साथ है ही कि आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। खैर वो टेस्ट वेस्ट के थ्रू हो जाएगा, अभी पहले बस समझिए। चलिए तो हम लोग चैप्टर बेटा कौन सा स्टार्ट करेंगे? पहली यूनिट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी।
थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। ठीक है, चलो अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी को जब आप समझेंगे या जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा, या पढ़ के लेंगे, मैं भी बता देते हैं आपको। थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन क्या है ना, थोड़ा सा मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीज़ें अलग पढ़नी है आपको। एंट्रोपी जो एक वर्ड है वो क्या करना है, उसके बारे में कुछ आपको अलग नॉलेज लेनी है, ठीक है ना। मतलब कंबाइन भले किया गया है पर ले दे करके ये इसमें कुछ चीज़ें अलग पढ़नी है आपको और कुछ चीज़ें क्या करनी है इसमें अलग पढ़नी है, ठीक है। चलिए अब एंट्रोपी एक वर्ड आपके सामने आया है, क्या किसी को एंट्रोपी का मतलब पता है क्या? थर्मोडायनेमिक्स को तो ऊष्मागतिकी कहते हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे। एंट्रोपी मतलब जानते हैं आप लोग? कभी एंट्रोपी वर्ड सुना है आपने? बताइए क्या होता है एंट्रोपी? सुना है सर, याद नहीं है। नहीं वो तो बेटा झटके वाली डिफिनीशन दे रही हो तुम। चलिए एंट्रोपी को आपको हम 4 तरीके से समझाएंगे, 4 तरीके से एंट्रोपी आपको हम समझाएंगे। उसके अलावा कोई 5वां तरीका एंट्रोपी को समझने का नहीं है। अगर मिलेगा आपको कहीं तो हमको दे दीजिएगा, अगले साल से उसको ही पढ़ा देंगे, ठीक है। पर अब तक तो हमको नहीं मिला है, ठीक है। हो सकता है भाई आप लोग नए नए लोग हैं, रिसर्च करें, कुछ नया खोज दें तो बात दूसरी है। अदरवाइज 4 तरीके के अलावा 4 तरीके से एंट्रोपी को समझा जा सकता है, ठीक है ना। कोई 5वां तरीका नहीं है और चारों तरीका आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। आप कोई किताब पकड़ लेंगे 4 तरीके से एंट्रोपी आपको नहीं समझाई गई है। किसी में 2 तरीके से, किसी में 1 तरीके से और किसी में 3 तक भी लोग नहीं गए हैं। 3 तक भी मुश्किल है। आप बहुत पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आएगा, कहीं बीच में कहीं ये कोई लाइन लिखी होगी, बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तब शायद 3 तरीके से आपको समझ आए, ठीक है ना। तो एंट्रोपी आपको 4 तरीके से हम समझाएंगे। उसके अलावा बेटा कोई 5वां तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप कोई कंपटीशन दीजिए, IIT का दीजिए, PMT का दीजिए, PMT तो खैर आप दे नहीं सकते अब, IIT का दीजिए, गेट का दीजिए, नेट का दीजिए, GRE दीजिए, जेस्ट दीजिए, कोई कंपटीशन आप देंगे, इस 4 तरीके के अलावा कोई 5वां तरीका आपको एंट्रोपी के बारे में समझना नहीं, ठीक है ना। पर इसको अभी हम होल्ड पे रखेंगे, इसको अभी हम होल्ड पे रखेंगे। अभी हम लोग एंट्रोपी की बात नहीं करेंगे। अभी आपके लिए एंट्रोपी क्या है? अभी आपके लिए एंट्रोपी सिर्फ एक शब्द है, एक वर्ड है, ठीक है, जिसको आप जानते हैं कि हाँ एंट्रोपी कुछ होता है। क्या होता है अभी आपको नहीं पता ना, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी आपको जानना नहीं एंट्रोपी क्या होता है, ठीक। अभी आपके लिए एंट्रोपी क्या है? सिर्फ एक शब्द है। बिना एंट्रोपी जाने भी अभी आपका काम क्या हो जाएगा? चल जाएगा। पहले हम लोग फोकस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे, इस पोर्शन पहले हम लोग फोकस करेंगे। ये पोर्शन अगर आपको समझ में आ गया एक बार तो फिर एंट्रोपी समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी। हालांकि दोनों रिलेटेड ही हैं, ऐसा नहीं बहुत अलग होता है, दोनों रिलेटेड होता है, पर पहले हमको थर्मोडायनेमिक्स क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक शब्द है जो मेरे मुंह से निकला है और कहीं आपने सुना होगा, ठीक है। अभी आप जानते नहीं हैं एंट्रोपी क्या है ना, आपको अभी जानना है, बिना जाने आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप बस एंट्रोपी को जानिए कि एंट्रोपी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, कुछ होता होगा उसको हम बाद में क्या कर लेंगे? जान लेंगे, ठीक है। अब चलिए, तो एंट्रोपी की तो बात अभी खत्म हो गई। चलिए एंट्रोपी को हम हटा देते हैं बोर्ड से, एंट्रोपी को हम बोर्ड से हटा देते हैं। चलिए अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हट गया। चलिए अब देखिए तो अब एंट्रोपी वाला पोर्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। एंट्रोपी के बारे में भी नहीं जानना है हमको, एंट्रोपी सिर्फ एक शब्द है, उसके बारे में बात नहीं होगी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स की, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं भाई। संस्कृत हिंदी होती तो आप कहते हैं कि आपने विच्छेद कर दिया इसका, संस्कृत हिंदी है नहीं, पर थोड़ा सा हम लोग ऐसे इसको थोड़ा सा तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ क्या रहे हैं? समझने के लिए इसको तोड़ रहे हैं। देखिए डिफिनीशन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही आप समझ जाएंगे और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे जो डिफिनीशन आपको हम समझा रहे हैं, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है? अगर हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स तो आप क्या कहेंगे? अब तक आप क्या जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी क्या होता है बताइए, कैसे आप समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बताइए कैसे डिफाइन करेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स को? हीट मोशन, चलिए ठीक है, भी अच्छी डिफिनीशन है। हाँ चलिए फिर और बताओ जी, बताओ बेटा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ।
चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड आपको मिला, एक वर्ड है थर्मो और एक वर्ड है क्या बताइए, डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर। क्या मतलब होता है इसका? टेम्परेचर। ठीक है ना, या इसी को टेम्परेचर अगर है तो जाहिर सी बात है हीट भी होगा। भाई किसी सिस्टम को आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या दे रहे हैं, उसको हीट ही तो देते हैं। ठीक है ना, तो टेम्परेचर या हीट। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन, ठीक है ना। हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके सामने, W = F क्रॉस S, या बेसिकली F क्रॉस S नहीं, F डॉट S होता है, पर हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए डायनेमिक्स का मतलब क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और आपको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी क्या होगा? हमारा होगा, है ना। तो डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? डायनेमिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायनेमिक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। डायनेमिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन। तो थर्मो का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर या हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया? वर्क। डायनेमिक्स मतलब मोशन, और मोशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ काम हो रहा होगा, है ना, वर्क हो रहा होगा। तो डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? वर्क डन। और थर्मो मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर या हीट। तो मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया हमको कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट देते हैं और हमको क्या मिलता है? वर्क डन मिलता है। तो ऐसे जो भी प्रोसेस जिसमें हमको हीट से क्या मिले? वर्क डन मिले, उन सब की स्टडी बेटा हम किस में करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। डिफिनेशन याद करनी पड़ेगी क्या? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कितनी आसान डिफिनेशन है कि फिजिक्स के वो सारे प्रोसेस जिसमें हीट से क्या मिले बेटा? हमको वर्क डन मिले, उन्हीं की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं वही ब्रांच हमारी क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। डिफिनेशन याद करनी पड़ी क्या? नहीं, आसान डिफिनेशन है, सीधी डिफिनेशन है। डिफिनेशन इसी में छुपी हुई है कि भैया हीट से क्या चाहिए हमको? वर्क डन। तो जो भी प्रोसेस आपका होगा दुनिया में, जो भी प्रोसेस आपका होगा उसमें अगर हीट से वर्क डन मिल रहा है तो उसकी स्टडी बेटा हम किस में करेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए कुछ चीज़ें आपको और समझनी पड़ेंगी। जैसे कई वर्ड आपके सामने भी नए नए आएंगे, कुछ शब्द आपके सामने, जैसे हमने कहा प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया कई तरह की होती है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग को प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, अब प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, उससे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया ना भाई? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, एकदम आसान डिफिनेशन है। एक चीज़ हम लोग समझते हैं पहले। एक चीज़ हम लोग समझते हैं पहले। देखिए एक चीज़ हम लोग समझते हैं। हमने एक वर्ड लिखा आपके सामने, सिस्टम। सिस्टम। अब आप बताइए सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे आप सिस्टम को? सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसी को हिंदी में निकाय कहते हैं। हिंदी में जो लोग जानते हैं निकाय कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे आप सिस्टम को? सिस्टम किस पे डिपेंड करता है भाई? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा? देखिए सिस्टम डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। बात समझिएगा, सिस्टम किस पे डिपेंड करता है बेटा? ऑब्जर्वर के ऊपर, जो पर्यवेक्षक है उसके ऊपर, ठीक है ना। सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? पर्यवेक्षक के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि प्रणय में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमने कहा आपसे कि प्रणय, ध्यान से मेरी बात समझना बेटा, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे याद करते हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हमने आपसे कहा प्रणय ट्यूटोरियल्स, प्रणय ट्यूटोरियल्स। तो प्रणय ट्यूटोरियल्स क्या है? मान लीजिए कि एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स है ये। यूनिवर्स का मतलब क्या? बड़ा सेट है, ठीक। अब हम कहें आपसे कि हमको इससे एक सिस्टम बनाना है, तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस बेसिस पे सिस्टम बनाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हमको सिस्टम बनाना है, कितने बॉयज़ स्टूडेंट हैं, कितने गर्ल्स स्टूडेंट हैं। हम एक ऑब्जर्वर हैं, हमने कहा कि हमको सिस्टम बनाना है, हमको ये देखना है कितने बॉयज़ स्टूडेंट हैं, कितने गर्ल्स स्टूडेंट। तो क्या होगा? जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उनको हम डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे? लड़कों की कैटेगरी अलग, लड़कियों की कैटेगरी अलग। वो एक सिस्टम हो गया आपका। इसी में से ले रहे हैं हम यूनिवर्स में से ही ले रहे हैं। ऑब्जर्वर जो है, जो जैसे हम ऑब्जर्वर हैं, तो इसी यूनिवर्स में से कुछ पार्ट वो ले रहा है। और किस बेसिस पे डिवाइड कर रहा है? जेंडर की बेसिस पे,
लड़के अलग लड़कियां अलग। चलिए फिर कोई दूसरा ऑब्जर्वर आया, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त आया, ठीक, जो मैथ्स वाले सर हैं वो मेरे दोस्त हैं, मान लीजिए वो आ गए, उन्होंने कहा नहीं हमको ये देखना है किस क्लास में कितने बच्चे हैं। तब आप क्या करेंगे, तब यूनिवर्स देखिए प्रणय ट्यूटोरियल्स आपका वही है। फिर कैसे आप डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे ठीक है बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे हैं उनको अलग कर दिया, बीएससी सेकेंड ईयर में कितने बच्चे हैं उनको अलग कर दिया, बीएससी थर्ड ईयर में कितने बच्चे हैं उनको अलग कर दिया। इसी यूनिवर्स में से आपने छाटा है, कहीं अलग से नहीं आया आपका, इसी यूनिवर्स में से आपने क्या किया, छाटा। तो ऑब्जर्वर बदल गया आपका, तो सिस्टम क्या हो गया आपका, बदल गया। पर यूनिवर्स में से ही ले रहे हैं आप, इसी ट्यूटोरियल में से कहीं बाहर नहीं जा रहा है, इसी ट्यूटोरियल में से ले रहे हैं। ठीक, चलिए अब कोई और आया मान लीजिए, उसने कहा अब ये देखना है हमको कितने फिजिक्स पढ़ते हैं कितने मैथ्स पढ़ते हैं। अब क्या हो गया, फिर से क्राइटेरिया डिवाइड हो गया। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स मैथ्स के बच्चे, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स मैथ्स वाले बच्चे अलग हुए, सेकेंड ईयर में अलग हुए, थर्ड ईयर में क्या हो गया, अलग हो गए। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो यूनिवर्स का वो पार्ट जो ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए चूज करता है वही क्या कहलाता है बेटा, हमारा सिस्टम कहलाता है। और वो ऑब्जर्वर के ऊपर होता है, वो ऑब्जर्वर की अपनी क्या होती है बेटा, चॉइस होती है कि ऑब्जर्वर जो है किस तरीके का सिस्टम चूज करता है, ऑब्जर्वर क्या कैलकुलेट करना चाहता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर एकदम। ठीक, अब थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम कैसा होगा, भाई हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सिस्टम कैसा होगा। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम डिफाइन, पहले तो आप सिस्टम आप समझ गए कि सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लेते हैं उसकी क्या खासियत होती है, तो आप जान लीजिए, आप जान लीजिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम आप किसको कहेंगे, आप जान लीजिए। मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसको हमको कहना है कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कोई सिस्टम है उसको हमको क्या बनाना है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मान लीजिए कमरा ही है, इसको हमको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाना है। तो पता है क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये कमरा है तो इस कमरे में भी कई सारी चीज़ें हैं ना। मान लीजिए कि ये कमरा है तो इस कमरे में पंखा चल रहा है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं उनका अलग सिस्टम हो गया। ये आप बैठे हैं डेस्क पे, उनका सिस्टम अलग हो गया। कैमरा लगा उसका सिस्टम अलग हो गया। ठीक, तो अब ये कमरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह से कैसे बिहेव करेगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कुछ मत करिए, आप इस कमरे का 4 पैरामीटर पकड़ लीजिए। क्या क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। बस अगर किसी सिस्टम का आपने ये 4 पैरामीटर कंसीडर किया है तो सिस्टम बेटा क्या हो जाता है, हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हमने कहा ना कि ऑब्जर्वर के ऊपर होता है, तो ऑब्जर्वर अगर किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी ऑब्जर्व कर रहा है तो वही हमारा सिस्टम बेटा क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाता है। तो अब से जब भी हम सिस्टम वर्ड यूज़ करें आपको समझ जाना है किसकी बात हो रही है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि हम हमेशा थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। और सिस्टम मतलब क्या समझना है आपको, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, 4 पैरामीटर याद हो गया आपको, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। 3 के बारे में तो आप जानते हैं, एक का आता पता आपको नहीं है, तो हमने इसको होल्ड पे रखा भी। हमने आपसे कहा है कि भाई उसको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है ना। कुछ किताब आप पढ़ेंगे, कुछ किताब आप अगर किताब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी कि इंटरनल एनर्जी भी होता है, इंथैल्पी भी होता है। तो इंटरनल एनर्जी हो, इंथैल्पी हो, वो सब इन्हीं सबों से मिल करके बने होते हैं, इन्हीं वेरिएबल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक जो हमारे वेरिएबल होते हैं बेसिकली यही 4 होते हैं। बाकी जो और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं वो इन्हीं सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा एच, इंथैल्पी, तो इंथैल्पी होता है U+PV, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी आपकी होगी, प्रेशर, वॉल्यूम आपका आ ही गया। बात समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, कि जो बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो इन्हीं चारों का क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होते हैं। पर बेसिक 4 पैरामीटर हमारे पास, बेसिक 4 वेरिएबल हमारे पास क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या है हमारे लिए, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और क्या है बेटा, एंट्रोपी है। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, बताइए। क्लियर एकदम, ठीक है। तो जब भी हम बेटा सिस्टम वर्ड यूज़ करेंगे आपको अपने जहन में ये बात बैठा लेनी है कि किसकी बात हो रही है बेटा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोले तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, यही 4 वेरिएबल हमको क्या करना है, पकड़ करके रखना है। इन 4 वेरिएबल्स को हमको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है वह प्रेशर कांस्टेंट हो जाए,
अब देखिए ये भी पॉसिबल है। अब देखिए इन्हीं 4 वेरिएबल्स की बेसिस पे प्रोसेस भी हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमने कहा आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको बेटा हम कहते हैं आइसोबारिक। क्या कहते हैं? आइसोबारिक। ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको हम आइसोकोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोकोरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हम आइसोथर्मल कहते हैं। आप सब जानते होंगे आइसोथर्मल वर्ड आपने सुना होगा, उस आइसोथर्मल। ठीक है। और एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक में भी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और आइसो एंट्रोपिक भी कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम आप जिसको कहते हैं, ये रुद्धोष्म प्रक्रम होता है और इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल, आइसोथर्मल को समतापीय प्रक्रम। ठीक है ना। समतापीय का मतलब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का रुद्धोष्म। हम इसका नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों आप ऑलरेडी इंटर में पढ़ करके आए होंगे। समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल जो हिंदी मीडियम के होंगे, समतापीय जानते होंगे जो इंग्लिश वाले होंगे आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक इंग्लिश वाले जानते होंगे, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो ये सब आप इंटर में ऑलरेडी पढ़ करके आए होते हैं। नहीं पढ़े होते तो नाम तो आपने सुना ही हुआ होता है। ठीक है ना। नाम आपने क्या किया होता है? सुना हुआ होता है। ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या। अब इन्हीं चारों की बेसिस पर प्रोसेस भी हमारे क्या हो जाए? डिफाइंड हो जाते हैं। पर वो बात की चीज़ है, पहले हम लोग प्रोसेस को भी नहीं जानते। अभी हम लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किया बेटा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने समझा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। बात समझे कि नहीं समझे आपने? थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है। चलिए, बात समझ में आए? चल, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बताइए, क्लियर है एकदम ना? चलिए चलिए, अब देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने समझ लिया। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ आपके लॉज होते हैं। कुछ क्या बेसिकली 4 लॉज आपके होते हैं। ठीक है। तो आइए उन लॉज को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। कल से फिर हम लोग लिखना क्या कर देंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज पढ़ते हैं। तो जो पहला लॉ होता है इसमें, वो पहला नहीं होता है। जो दूसरा होता है वो दूसरा नहीं होता है, और जो तीसरा होता है बेटा वो तीसरा नहीं होता है, और जो चौथा होता है वो चौथा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पहला लॉ होता है इसमें वो होता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। दूसरा लॉ कौन सा होता है इसमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तीसरा क्या हो गया बेटा? सेकेंड लॉ। और चौथा क्या होता है? थर्ड लॉ। तो आप लोग के लिए एक डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है कि ये तीनों हमको पढ़ना है, ये वाला हमको पढ़ना नहीं होता। ये आप MSc में जाएंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा, या 1 साल कभी पूछ दिया था DDU में, पूछा थर्ड लॉ नहीं पूछा जाता है। सेकेंड लॉ तक आप पढ़ लिए, समझिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना। तो जो पहला लॉ होता है बेटा इसमें वो पहला नहीं होता है। ये भी देखिए, अब तक जो पहला होता था वो पहला होता था, और जो पहला होता है बेटा इसमें पहला नहीं होता। इसमें क्या होता है? जीरोथ होता है। ठीक है ना। और ये पहली बार आपके सामने है कि आपने नंबरिंग फिजिक्स में शुरू किससे की है? 0 से। अदरवाइज नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करते थे? कोई नियम कानून आप बनाते हो, नंबरिंग आप किससे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे भी हिस्ट्री, अभी हम आपको हिस्ट्री समझाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको हम बताते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थोड़ा सा पहले भी आप बहुत शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। मान लीजिए 3 सिस्टम हमारे पास हैं। 3 सिस्टम हमारे पास हैं। 3 सिस्टम हमारे पास हैं। अब फिर से वही बात, हमने क्या वर्ड यूज़ किया बेटा? सिस्टम। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा सिस्टम है वो? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। हम सिस्टम वर्ड यूज़ करेंगे, आपको समझ जाना है किसकी बात हो रही है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो 3 सिस्टम बेटा हमारे पास हैं। एक है हमारा A, एक है हमारा B, और एक है हमारा C। तो A, B, C हमारे क्या है बेटा? 3 थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमने आपसे कहा कि A और B का टेम्परेचर क्या है? सेम है। B और C का टेम्परेचर क्या है बेटा? सेम है। ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर A और B का टेम्परेचर आपस में सेम है, B और C का टेम्परेचर क्या है? सेम है, तो
ए और सी का टेम्परेचर भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। कोई अच्छी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या वर्ड यूज होता है, उसमें वर्ड यूज होता है कि अगर ए और बी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, बी और सी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ए और सी भी आपका क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, इसका टेम्परेचर इसके बराबर। अब देखिए इक्विलिब्रियम एक वर्ड है, इक्विलिब्रियम वर्ड ही बड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है इक्विलिब्रियम। हम आपसे पूछ दें इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप बता नहीं पाएंगे। क्या होता है इक्विलिब्रियम, बताइए। आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, उसका रीज़न हम बता रहे हैं। आपने फिजिक्स में इक्विलिब्रियम मतलब कुछ और पढ़ा है, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम मतलब आपने कुछ और पढ़ा है, और मैथ्स में इक्विलिब्रियम मतलब आप कुछ और जानते हैं। तो शब्द वही है, रिश्ता वही है, सोच क्या हो गई है, नहीं हो गई है ना, कि इक्विलिब्रियम वर्ड आपका वही है, पर अलग अलग सब्जेक्ट में आप अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को समझते हैं। ठीक है, तो किसी दिन इक्विलिब्रियम आपको डिस्कस कर देंगे। अभी आप क्या जानिए कि ए और बी का टेम्परेचर अगर इक्वल है, बी और सी का टेम्परेचर क्या है बेटा, इक्वल है, तो ए और सी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा तब समझ लीजिए पहले। आज रफली समझाते हैं, आज रफली समझा रहे हैं आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी सिस्टम को अगर आपने DQ अमाउंट ऑफ हीट दिया, ठीक है ना, किसी सिस्टम को आपने, अब सिस्टम कैसा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए वर्ड हम बार बार सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, पर आपको ध्यान में बैठा लेना है कि किसकी बात हो रही है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। कि तो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हम DQ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। पहला, वो सिस्टम कुछ काम करेगा। भाई हम थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन तो बेसिक यही है ना कि हीट से क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। कुछ वो सिस्टम क्या करेगा बेटा, काम करेगा, और कुछ वो सिस्टम क्या करेगा, खा जाएगा, कुछ क्या कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को आप क्या कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये क्या होता है अभी हम आपको समझाएंगे आगे, ठीक है। आप ऐसे समझिए, आप जब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, आपको कोई काम कराना है, तो जो बाबू होता है आपको घूस देना पड़ता है। बिना घूस दिए काम हो सकता है सरकारी विभाग में, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो घूस होती है बेटा वो यही होता है। बाबू जब तक घूस लेगा नहीं तब तक वर्क डन आपको मिलना नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको वर्क डन चाहिए तो सिस्टम को कुछ ना कुछ घूस क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और इस पर आपको कोई कंट्रोल भी नहीं है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सिस्टम अगर है तो सिस्टम कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। बाबू बैठा है तो घूस लेगा, कोई कंट्रोल नहीं है, वो कितना मांग दे आपसे, आपको देना ही देना है, नहीं देंगे आप काम नहीं होगा। जो लोग सरकारी विभाग में बहस करते हैं ना कि घूस नहीं देंगे, वो ये लॉ नहीं जानते हैं। अगर वो ये लॉ जानते थर्मोडायनेमिक्स का तो कभी बहस करते ही नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का नियम ही सिखाता है कि भैया घूस देना पड़ेगा, बिना घूस दिए काम होने वाला नहीं है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ लेंगे तो कहीं जाना हुआ काम कराने तो आप घूस दे देंगे पहले ही, है कि नहीं, आप दे देंगे, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा हुआ है। फिजिक्स ही सिखा रहा है घूस देना, ये लॉ सिखा रहा है आपको घूस देना पड़ेगा, बिना घूस दिए काम बेटा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और सीधी सीधी बात है, कहने का मतलब ये है, सीधे शब्दों में समझिए कि 5 रुपया आपके पास था, अगर 3 रुपया आप खा गए, 2 रुपया आपने क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है ना। तो 3 रुपया जो आप खा गए वो क्या हो गया, वर्क डन हो गया। 2 रुपया जो आपने सेविंग की वो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। समझिए पहले आप, ठीक। अब देखिए, अब दो चीज़ें आपको समझ में आई क्या। जीरोथ लॉ में बेटा किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की। फर्स्ट लॉ में किसकी बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है कि नहीं। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको क्या समझ में आ रहा है कि जीरोथ लॉ में किसके बारे में बताया गया है, टेम्परेचर के बारे में। और फर्स्ट लॉ में किसके बारे में बताया गया है बेटा, एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बताया गया बाबू, एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। अब समझिए आप, हुआ क्या कि जो फर्स्ट लॉ था वो साइंटिस्ट लोगों ने पहले डिस्कवर कर लिया था, ठीक है ना। और फर्स्ट लॉ किससे बेटा रिलेटेड था, एनर्जी से रिलेटेड था, ठीक है। हुआ क्या कि फर्स्ट लॉ जो है साइंटिस्ट लोगों ने पहले डिस्कवर कर लिया था, और वो किससे रिलेटेड था, एनर्जी से रिलेटेड था। जो जीरोथ लॉ था वो फर्स्ट लॉ के बाद आया, ठीक है। पर जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना आपकी, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, उसमें से क्या होती है, क्वांटिटी होती है,
ठीक है। तो अब जो फर्स्ट लॉ के, अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो गई, जीरोथ लॉ जो था वो फर्स्ट लॉ के बाद भले डिस्कवर हुआ था, पर वो एनर्जी से ज़्यादा बेसिक क्वांटिटी के बारे में क्या करता था, इन्फॉर्मेशन देता था। तो इस वजह से जीरोथ लॉ को हम फर्स्ट लॉ के बाद नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि भैया एनर्जी के पहले की चीज़ वो बता रहा है, ठीक है ना। तो पहले से ऊपर रखना था, तो पहले से ऊपर क्या होता है बेटा, जीरो। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, जीरोथ लॉ नाम देते हैं। इसकी यही हिस्ट्री है। डिस्कवर ये बाद में हुआ था, फर्स्ट लॉ के बाद हुआ था, पर सेकंड नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि भैया एनर्जी के बाद की कोई चीज़ होती तब हम समझते हैं। जैसे एनर्जी के बाद की चीज़ क्या होती है, एंट्रोपी होती है। सेकंड लॉ में आपको एंट्रोपी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और थर्ड लॉ में क्या बताया जाता है, थर्ड लॉ में लिमिटेशंस बताई जाती हैं। लिमिटेशंस, ये भी आप जान लीजिए, लिमिटेशंस कि क्या लिमिटेशंस है, थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस क्या है। थर्ड लॉ में लिमिटेशन बताया जाएगा आपको, ठीक है ना, लिमिटेशन बताया जाएगा, ठीक है। तो जीरोथ लॉ में बेटा किसकी बात होती है, टेम्परेचर की, और वो फर्स्ट लॉ के बाद डिस्कवर हुआ था। पर अब क्योंकि फर्स्ट के बाद हम रख नहीं सकते थे, क्योंकि एनर्जी से बेसिक क्वांटिटी थी उसमें, इस वजह से फर्स्ट से पहले रखना पड़ा। तो फर्स्ट से पहले बेटा क्या आता है, जीरो आता है। तो जीरोथ लॉ के पीछे बेटा हमारा ये क्या था, लॉजिक। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक है, चल ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। क्या, अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ भी देता है कि जीरोथ, अभी एमसीक्यू हुआ था, एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या किसका कंजर्वेशन फॉलो करता है, तो एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो करता है। ये एमसीक्यू में आया था आपकी बार एग्जाम में, ठीक है ना, एमसीक्यू में पूछ दिया था ये, ठीक है। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही कर पाएगा। यार फर्स्ट लॉ में किसकी बात होती है, एनर्जी की बात होती है। जीरोथ लॉ में किसकी बात होती है, टेम्परेचर की। सेकेंड लॉ में किसकी बात होती है, एंट्रोपी की, ठीक है ना। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब हमारा टारगेट ये होगा कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कल हम लोग लिखेंगे, और फर्स्ट लॉ को आपको हम और अच्छे से क्या करेंगे, समझाएंगे। अभी हमने रफली समझाया आपको। एक्चुअल में जो हमने इक्वेशन लिखा है ना, dq = dw + du, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। ये हमको समझाएंगे क्यों नहीं है। ये जो डिस्कवर हुआ था वो ये फॉर्म नहीं था, इसको आप बनाते हैं, इसको आप बनाते हैं। जैसे हम आपसे कहें हैं कि न्यूटन का लॉ क्या है, तो आप कहेंगे न्यूटन का लॉ है F = m में, ये तो कहेंगे आप ना, पर एक्चुअली न्यूटन का लॉ ये थोड़ी है। न्यूटन का लॉ क्या है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, पी की जगह पे एम भी रखते हैं, और आप बाई कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हैं, तो के जो होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और d/dt आप कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एम भी हो जाता है, यम को आप बाहर ले लेते हैं, dv/dt कर देते हैं, और dv/dt क्या हो जाता है, m × a हो जाता है। भाई वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो लॉ आपका सेकंड ये है, ये नहीं है, इसको तो आपने बनाया है इससे। और कब बनाया, जब मास को आपने कांस्टेंट माना है। मास अगर टाइम पे डिपेंड करता तो क्या ये फॉर्म बन पाती, क्या नहीं बन पाती। तो सेकंड लॉ हमारा ये नहीं है न्यूटन का, सेकंड लॉ क्या है बेटा, ये उसी तरीके से ये डिराइव्ड फॉर्म होता है, उसका फाइनल फॉर्म होता है, डेरिवेशन के बाद ये बनता है, जैसे वैसे ही ये भी होता है। एक्चुअल में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना, पर पढ़ेंगे आप ऐसे ही, समझेंगे आप ऐसे ही, जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। पर जो एक्चुअल फॉर्म होता है वो आपको हम क्या करेंगे, कल आपको क्या कर देंगे, समझा देंगे, ठीक है। अभी टाइम है क्या, अच्छा अभी 8:45 होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। चलिए और बताइए, कल हम लोगों ने क्या किया था, कल सिलेबस हम लोगों ने देख लिया था, पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया था, सेकेंडरी क्या क्या पढ़ना है। आज जो पेपर पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस हो गया है। जैसे हमने बताया बेटा वैसे ही क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ना एक अक्षर ज़्यादा पढ़िएगा, ना एक अक्षर क्या करिएगा, कम पढ़िएगा, ठीक है ना। एकदम उसको पैटर्न को क्या करना बेटा, फॉलो करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, और आप कर भी लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है आपका तो बताइए, फिर हम क्लियर करें। कोई डाउट नहीं है, सारा क्लियर है, क्लियर है कि ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है, मतलब सब साफ हो गया है कि सब समझा है। देखिए दो तरह की चीज़, क्लियर होता है ऑल क्लियर। तो ऑल क्लियर का मतलब क्या कि सब डिलीट हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। और क्लियर मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ समझे हैं, कुछ चीज़ समझेंगे आप, पूरा नहीं समझ सकते। पूरा समझ लेंगे तो यहाँ आके पढ़ाएंगे आप, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ आप समझेंगे कुछ समझिए, जहाँ डाउट होता है वहाँ क्या कर लिया करिए, पूछ लिया करिए, और अभी सुनने की आदत डालिए, है ना। अभी सुनने क्या डाले, समझने क्या डाले। जब आप समझेंगे अभी या सुनेंगे तो आप सीखेंगे। अभी सीखने की उम्र है ना आपकी, और सीखता वही है जो सुनता है, ठीक है ना। सुनने क्या डालिए तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर
कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बता दें? हाँ बताओ, कुछ पूछना है? चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बता दें। जो पहला रिवॉल्यूशन हुआ था आपका, रिवॉल्यूशन समझते हैं आप? रिवॉल्यूशन समझते हैं आप? रिवॉल्यूशन क्या होता है बताइए? हाँ, चेंजेस नहीं, क्रांति जिसको कहते हैं हिंदी में, रैपिड चेंजेस या सडन चेंजेस। जो पहली रिवॉल्यूशन हुई थी आपकी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी। अब जो समय चलेगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, औद्योगिक क्रांति कहते हैं इसको। तो जो पहली रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो रिवॉल्यूशन जो फर्स्ट लॉ होता वो पहले रिवॉल्यूशन के लिए क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अगर किसी सिस्टम को हम हीट देंगे तो सिस्टम से हम वर्क डन क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। और कोई मशीन आप बनाते हैं, जैसे हमारी गाड़ी हम चला रहे हैं तो गाड़ी में हम क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल से फिर क्या मिलता है हमको, वर्क डन मिलता है, ठीक है ना। तो जो भी मशीनें बननी स्टार्ट हुई या जो भी रिवॉल्यूशन हमारा, जो बड़े बड़े कारखाने लगे, जो बड़ी बड़ी मशीनरी बनी, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या था, बहुत बड़ा रोल था। तो जो पहली रिवॉल्यूशन आपकी हुई थी मानव इतिहास में, वो किसकी वजह से हुई थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो पहली क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति कहते हैं जिसको। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहली क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। उसके बाद अभी जो हम लोग जिस युग में जी रहे हैं वो टाइम बेटा है आईटी रिवॉल्यूशन का, आईटी रिवॉल्यूशन का। आप आज से 15-20 साल पहले जानिए, कंप्यूटर के साइज़ बहुत बड़े बड़े होते थे, कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था और उसमें डेटा स्टोरेज बहुत कम होता था। 80 GB की हार्ड डिस्क आती थी, 80 GB की। और अब मोबाइल में देख लीजिए, 64 GB का मेरा ही मोबाइल है, 64 GB तो नॉर्मल हो गया, अब 128 GB, और भी आगे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और पहले 80 GB का पूरा कंप्यूटर होता था। तो 80 से हम यहाँ तक आए कि नहीं आए, जेब में 124 GB 128 GB रखने लायक हुए कि नहीं हुए, उसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं कि सडन चेंजेस हो गए, सडन चेंजेस हो गए, टेक्नोलॉजी में अचानक से चेंजेस होने लगे, इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो आईटी रिवॉल्यूशन का टाइम है। अब इसके बाद 2020 के बाद जो एरा स्टार्ट होने वाला है वो अब रिवॉल्यूशन होगा, नैनो रिवॉल्यूशन होगा। वो अब नैनो डिवाइसेस बनेंगे, नैनो रिवॉल्यूशन का टाइम होगा। हमारे जो पिताजी लोग थे वो लोग आईटी रिवॉल्यूशन देखे थे, हम लोग क्या देखेंगे, नैनो रिवॉल्यूशन। हम लोग के जो बच्चे होंगे वो नैनो रिवॉल्यूशन देखेंगे। नैनो का मतलब क्या, और छोटा चलेगा हम लोग। नैनो मटेरियल्स आपने वर्ड सुना होगा, कभी आप लोगों को बताएंगे कि नैनो मटेरियल्स क्यों स्पेशल होते हैं। सेमी कंडक्टर नहीं होता, वो अलग मटेरियल होता है, वो नैनो मटेरियल्स अलग होता है। हाँ, तो नैनो मटेरियल्स जो होते हैं क्यों स्पेशल होते हैं वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। नैनो मटेरियल्स क्यों स्पेशल होते हैं, ठीक है, उसकी अलग टेक्नोलॉजी होती है वो, उसके हाँ, वो तो खैर सुपर कंडक्टर होता है। नैनो मटेरियल्स जो होते हैं उनकी जो होती है मैकेनिज़्म जो होती है, उनका जो टर्मिनोलॉजी होता है वो अलग होता है। हम आपको एक दिन समझाएंगे कि नैनो मटेरियल्स क्यों स्पेशल होते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो आज रहने दे इतना ही। चलिए फिर, तो आज आप क्या करिएगा, आज पहले जा करके आप रिवाइज़ करिएगा और रिवीजन के बाद फिर जो है वो बताइएगा। कल से हम लोग लिखना क्या कर देंगे, टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए।